Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English Class 11, Unit 6. William Blake's The Echoing Grain. Short questions and answers. एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं. तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1. What activities are taking place on the echoing grain? The echoing grain जो पोएम का टाइटल है ये फिगरेटिव है. ग्रीन एक पार्क है, एक कोई बागीचा है जो गूंज रहा है बच्चों की आवाज़ों से जो वहाँ खेल रहे हैं. बच्चों की आवाज़ों से गूंजने वाला बागीचा. तो द इक्विंग ग्रीन. तो इक्विंग ग्रीन के अंदर कौन कौन से काम हो रहे हैं? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली ऑन द ग्रीन व्हाइल द बर्ड्स सिंग एंड द बेल्स रिंग चीयरफुली. 3 बातें बता देनी है आपने. बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, परिंदे गा रहे हैं, जबकि घंटियां चीयरफुली बज रही हैं. चीयरफुली यानी खुशी की आवाज़ दे रही हैं. Their laughter and games fill the air with joy. बच्चों के कहकहे और खेलें हवा को खुशी से भर रहे हैं या भरते हैं. The whole scene is full of life and merriment under the bright sun. और चमकीले सूरज के नीचे ये पूरा मंजर जिंदगी से भरपूर और खुशी से भरपूर है. Question 2. How does Blake portray the relationship between nature and human life in the poem? नज़म में विलियम ब्लेक शायर जो है वो नेचर, फितरत और इंसानी ज़िंदगी या जान इंसानों के दरमियान ताल्लुक को कैसे दिखाता है. ब्लेक शोज नेचर एंड ह्यूमन लाइफ एज लिविंग इन हार्मनी. ब्लेक दिखाता है कि नेचर और इंसानी ज़िंदगी एक हार्मनी में, हम आहंगी में जिंदा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं. यानी ये एक दूसरे के बगैर हो ही नहीं सकते. ना नेचर इंसानों के बगैर और ना इंसान नेचर के बगैर. ब्लेक ये शो करवा रहा है. The rising sun, singing birds and joyful children together create a picture of peace and happiness. अब यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें बताई हैं उनमें से the rising sun ये नेचर है, singing birds ये भी नेचर है और लाइफ भी है. और अगर सिर्फ ह्यूमन लाइफ की बात की जाए तो वो है joyful children, खुश बच्चे. तो सब कुछ टुगेदर इकट्ठे मिलकर क्रिएट अ पिक्चर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, ये एक अमन और खुशी की तस्वीर बनाते हैं. यानी ये सारी चीज़ें एक खुशी का और अमन का सीन दिखा रहे हैं. नेचर एंड पीपल शेयर द सेम रिदम ऑफ लाइफ एंड रिन्यूअल. नेचर में भी और लोगों में भी जिंदगी का एक ही रिदम आता है और एक ही तरह से रीन्यू होती. जैसे सुबह से शाम हो जाती है तो वो नेचर चेंज हो रही है, और इसी तरह से इंसान बच्चे से बूढ़ा हो जाता है, वो भी रिदम है. और फिर बच्चे जो बूढ़े हैं वो बैठ के बच्चों को देख रहे हैं, तो ये रीन्यूअल की निशानी है. रात के बाद सुबह हो जाती है तो वो भी रीन्यूअल है. तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, एक रिदम में है. Question 3. What role do the old folk play in the scene described? How does their presence add to the poem's meaning? बूढ़े लोग वो क्या किरदार अदा करते हैं इस पूरे सीन में जो बताया गया नज़म के अंदर. हाउ डज देयर प्रेजेंस ऐड टू द पोएम्स मीनिंग. उनकी मौजूदगी नज़म के मानों में क्या या कैसे इजाफा करती है. द ओल्ड फोक सिट अंडर द ओक ट्री. बूढ़े एक ओक के बलूत के दरख्त के नीचे बैठे होते हैं या बैठते हैं. एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले. और बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं. रिमेम्बरिंग देयर ओन यूथ. और वो अपनी जवानी, अपने बचपन को याद कर रहे हैं. और वो आपस में बैठ के उनमें से एक ओल्ड जॉन है वो यही कहता है कि हम भी इसी तरह से यहाँ पे खेलते थे, अब हम यहाँ बातें कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं. Their presence adds a sense of nostalgia and continuity between generations. उनकी मौजूदगी एक एहसास पैदा करती है, नॉस्टैल्जिया, माजी को याद करना, अपने माजी को याद करने का एहसास पैदा करती है कि एंड कंटिन्यूटी, और जारी रहना, कंटिन्यूटी रहती है बिटवीन जनरेशंस, नस्लों के दरमियान. एक नस्ल के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी, बच्चे जवान बूढ़े, बच्चे जवान बूढ़े, इस तरह से चलता रहता है.
इट शोज हाउ लाइफ मूव्स फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज। ये सीन जो है या ये ओल्ड फोक की मौजूदगी ये दिखाती है कि किस तरह से ज़िंदगी जो है वो जवानी से या बचपन से बुढ़ापे की तरफ जाती है। Yet the joy of the green remains the same। फिर भी उस पार्क की खुशियाँ जो हैं वो वही की वही रहती हैं, सेम रहती हैं। Question 4. What is the significance of the shift from lively activity to quietness as the poem progresses? नज़म के आगे बढ़ने के साथ साथ शिफ्ट जो होती है, चेंज होती है कि लाइवली एक्टिविटी है, बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे बहुत हरकत है, बच्चे खेल कूद में मशगूल हैं और फिर बाद में खामोशी हो जाती है। तो इसकी क्या अहमियत है कि एक्टिविटी से क्वाइटनेस की तरफ वो पोएम शिफ्ट करती है। तो द शिफ्ट फ्रॉम प्ले टू रेस्ट रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ। खेल से आराम तक की जो तब्दीली है, जो शिफ्ट है, वो अक्कासी करती है कि जिंदगी का नेचुरल साइकिल भी यही है। एंड डे टर्निंग इनटू नाइट, और दिन रात में बदल जाता है। दिन काम के लिए और रात आराम के लिए है, वही प्ले टू रेस्ट है। It symbolizes how energy and joy in youth gradually give way to calm and rest in later life। ये सिंबलाइज करता है, यानी ये निशानी बनता है कि कैसे एनर्जी जो बच्चों में होती है, जवानों में होती है, एंजॉय और खुशी, जवानी की एनर्जी और जॉय जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता छोड़कर सुकून और आराम की तरफ चली जाती है। बाद वाली जिंदगी में इंसान जैसे जैसे बूढ़ा हो जाता है उसकी एनर्जी कम होती जाती है, वो काम हो जाता है, और जॉय खुशी जो है वो रेस्ट में चेंज हो जाती है, उसमें वो रेस्ट करना चाहता है। दिस चेंज ब्रिंग्स ए जेंटल एंड थॉटफुल एंडिंग टू द पोएम। और ये तब्दीली नज़म के इख्तिताम को नरम सा और पुरसोच पुरफिक्र बना देता है कि हमें सोचना चाहिए, हम सोचते हैं इसके ऊपर। Question 5. How might the echoing of the green symbolize memory or continuity between generations? Echoing का लफ्ज़ जो है ग्रीन के अंदर वो सिंबलाइज कैसे करेगा मेमोरी को, यादों को, या कंटिन्यूटी को, तसलसल को, बिटवीन जनरेशंस, नस्लों के दरमियान। The echoing suggests that the laughter and happiness of one generation repeat in the next। echoing का लफ्ज़ जो है ये सजेस्ट करता है कि कहकहे और खुशी एक जनरेशन की अगली जनरेशन में रिपीट होते हैं। The memories of the old folk are like echoes of their own childhood। और बूढ़े लोगों की जो यादें हैं वो ऐसे ही हैं जैसे उनके अपने बचपन की बाज़गश्त हो, यानी जिस तरह से वो बच्चों को उधर खेलता हुआ सुनते देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि हम भी इसी तरह से करते थे। तो ये एक कंटिन्यूटी है, एक मेमोरी है। इट सिंबलाइजेस द लास्टिंग बॉन्ड दैट कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस टाइम। ये सिंबलाइज करता है, ये निशानी बनता है कि एक पायदार ताल्लुक है लोगों के दरमियान जो उन्हें वक्त से बेफिक्र करके अक्रॉस टाइम, वक्त से बेनियाज करके आपस में जोड़ देता है। बच्चे बूढ़े जो हैं वो बच्चों के साथ किस तरह से जुड़ते हैं, वो सिर्फ अपना माजी याद कर रहे हैं, वो उन बच्चों के साथ मिलके खेल नहीं रहे। तो ये कनेक्शन है। Question 6. How does the imagery in the poem contribute to the tone and mood of the scene depicted? नज़म के अंदर जो इमेजरी है, इमेजेस दिखाए गए हैं, वो किस तरह से हिस्सा डालते हैं नज़म के लहजे या मूड में। जो सीन का, जो नज़म का सीन है उसका टोन क्या है, उसका लहजा क्या है, उसका मिजाज कैसा है और मूड कैसा है। The bright imagery of the sun, singing birds and green fields creates a cheerful and peaceful tone। यह सूरज की इमेज जो है परिंदों के गीत गाने की और सब्ज खेतों की, वो एक चीयरफुल और पीसफुल टोन बनाती है। यानी ग्रीन कलर जो होता है, सन, सिंगिंग बर्ड्स और ग्रीन फील्ड, ये
पीसफुलनेस की निशानी है और चीयरफुल होने की निशानी है कि इंसान जिंदा है, खुश है। These images make the scene feel fresh, warm and full of life. ये images जो हैं वो मंजर को ताज़ा करती हैं, गर्म करती हैं, वार्म, जो हरारत इतनी जो जान के लिए, इंसान के लिए ज़रूरी है, एंड फुल ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी से भरपूर। As the day ends, the softer imagery gives a calm and gentle mood. और जब दिन ख़त्म होता है तो फिर एक नरम किस्म का इमेजरी जो है, सॉफ्टवेयर इमेजरी, यानी बूढ़ों की आराम करने जा रहे हैं, ये नहीं है किस तरह का कुछ लफ्ज़ लिख दिए कि कोई मर ही जाएगा, वो उस तरह के मरने वाला कोई सीन नहीं है, सॉफ्टवेयर इमेजरी दी हुई है। गिव्स ए काम एंड जेंटल मूड, एक पुरसकून और नरम मिजाज मूड पोएम को देता है। Question 7. In what ways does the poem reflect the themes of innocence and the passage of time? किस तरह से नज़म मासूमियत और वक़्त के गुजरने के थीम पर रोशनी डालती है या उनकी अक्कासी करती है। The playful children represent innocence. खेलते हुए बच्चे, शौक बच्चे मासूमियत का, इनोसेंस की के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके नुमाइंदे हैं। एंड द जॉय ऑफ अर्ली लाइफ, जॉयज ऑफ अर्ली लाइफ, और इब्तदाई ज़िंदगी की खुशियों के, दो चीज़ों के वो रिप्रेजेंटेटिव है बच्चे। एज द पोएम मूव्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, और जैसे जैसे पोएम जो है वो सुबह से शाम तक पहुंचती है, इट शोज हाउ टाइम पासिस, ये बताती है कि वक्त कैसे गुजरता है, एंड लाइफ चेंजेस, और ज़िंदगी बदलती है। The ending reminds readers that innocence is brief but beautiful. एंड जो है वो पढ़ने वालों को, क़ारीन को याद दिलाता है कि मासूमियत या बचपन का दौर जो है वो मुख्तसर है लेकिन खूबसूरत है। Question 8. How might the poem be interpreted as a reflection on the cycles of life and the natural world? नज़म को किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये एक सोच विचार है, रिफ्लेक्शन है ज़िंदगी के चक्कर का, एंड द नेचुरल वर्ल्ड, और दुनिया का। The poem mirrors the cycle of morning to night as the cycle of human life from youth to age. ये नज़म मिरर करती है, अक्स दिखाती है कि जो चक्कर चलता है सुबह से रात तक का, उसी की तरह से एक साइकिल है, एक चक्कर है इंसान की ज़िंदगी का, बचपन से बुढ़ापे तक। Nature's rhythm is shown to match human experience. नेचर का रिदम जो है वो इंसान के एक्सपीरियंस के साथ मैच करने के लिए दिखाया गया है। बिगिनिंग विद जॉय एंड एंडिंग इन रेस्ट, कि स्टार्ट जो है ज़िंदगी का और नेचर का भी स्टार्ट जो है वो जॉय वाला होता है, और एंड जो है वो रेस्ट में होता है। ब्लेक रिमाइंड्स अस दैट लाइफ एंड नेचर बोथ फॉलो द सेम एटर्नल पैटर्न। ब्लेक हमें ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी और नेचर दोनों इसी एक दायमी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं, कि स्टार्टिंग जॉय के साथ होती है, एंडिंग रेस्ट पे होती है, चाहे ज़िंदगी है चाहे ह्यूमन लाइफ है। और पोएम में भी यही बात बताई गई है कि स्टार्ट होती है तो वो बड़े खुश हैं सब, एंड होता है तो सब रेस्ट के लिए जा रहे हैं।